गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी भाई बंधु। कहते हैं कि याद रखना, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो पर सच्चाई का साथ ना छोड़ना। तूफान चाहे कितने भी आ जाएं, अपने सिद्धांतों को ना मोड़ना। मेरे हालात पर हंसने वाले, तू ये ना सोच मैं कमजोर हूं। ये तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। सूरज का निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है। इस काली रात के पीछे मुझे उजाले की किरण दिखाई दे रही है। मुझसे कह रही है कि तू हिम्मत ना हार। बस मैं यहीं खड़ी हूं, थोड़ा आजमा रही हूं। मेरे हालात पर हंसने वाले, तू ये ना सोच मैं कमजोर हूं। तो चलिए इस खूबसूरत शायरी के साथ शुरुआत देते हैं क्लास की। और अब एक सवा घंटे जितने भी क्लास चले, बस दिल थाम के बैठ जाइए। हर एक सवाल बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पर होगा। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, जातीय मान और स्थानीय मान पार्ट 4 है। 3 क्लास में नंबर सिस्टम पर पढ़ा चुका हूँ। हर क्लास में आपको एक्सपेक्टेड मिलेगा, इसमें भी आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जातीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो आइए एक बारी ध्यान से समझते हैं सभी लोग। जातीय मान की बात करें बेटा, इसे एक और नाम से पुकारा जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसे अंकित मान या अंकीय मान, कुछ भी बोल सकते हैं। अंकित मान या अंकीय मान, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा। फेस मतलब होता है चेहरा। मुकड़ा, चेहरा या मुकड़ा अपन बोलते हैं ना सर। तो फेस वैल्यू याद रखना है, बाकी की ये किसी भी नाम से दे, जातीय मान या अंकित मान या अंकीय मान। तो फेस का मतलब होता है चेहरा। स्थानीय मान इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू बेटा, प्लेस वैल्यू। इसे शॉर्टकट लिखेंगे आगे से पी भी, प्लेस वैल्यू इसे लिखेंगे शॉर्टकट एफ भी, एफ भी, एफ भी। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। जातीय मान या अंकित मान, इसको बेटा बोलते हैं चेहरा, फेस वैल्यू। और ये होता है आपका प्लेस वैल्यू, स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बातों को। एक एग्जाम्पल यहां पर देता हूं मैं। चीजें धीरे धीरे समझते चलेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चलेगी। बस आपको थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। बस शुरुआत है क्लास की, सब बच्चा एक साथ जुड़े हैं। जो बच्चे आज नई वीडियो से पढ़ रहे हैं पार्ट 4 से, तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम इसलिए तो मैंने लिया है कि जो बच्चा जहां से जुड़े वहां से आपको समझ आ जाए। तो ध्यान से एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 23। इसको बोलते हैं बेटा, इसका स्थान है, अगर मैं बोलूं 3 का स्थान क्या है, तो इसका बोलते हैं इकाई स्थान। इकाई स्थान, इंग्लिश में यूनिट प्लेस। इसको बोलेंगे दहाई का स्थान, दहाई स्थान, टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस। तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। अगर बेटा मुझे बात करूं यहां पर कि मैं आपसे पूछूं कि इस दो का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू मतलब चेहरा। अब भाई 2 है, 2 तो 2 ही होगा चेहरा। चेहरा मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है खुद वही संख्या। अब जैसे किसी ने बोला कि अमन इधर आओ, तो अमन मतलब खुद एक पर्टिकुलर। ऐसे ही फेस मतलब चेहरा। इसका चेहरा कैसा बना हुआ, 2 है, तो फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। और अगर बात करूं बेटा इसके प्लेस वैल्यू की, तो ये देखना है कि ये कौन से स्थान पर रखी हुई है राइट साइड से। तो इकाई दहाई अंक पर, तो यहां पर लिखा हुआ है दहाई अंक पर, तो 2 दहाई के लिए गुणा करते हैं 10 से बेटा। कितने से गुणा करेंगे, 10 से। और सैकड़ा पर अगर 2 डिजिट बाद रखी होगी तो 100 से गुणा होगा, 3 डिजिट बाद रखी होगी तो 1000 से गुणा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20।
हालांकि इस चीज को हमें लिखना नहीं है, हमें ये देखना है 2 के बाद कितने डिजिट हैं, उतने डिजिट हों उतने ही जीरो यहाँ चिपका देंगे। तो 2 के बाद यदि 3 डिजिट हुए तो 3 जीरो रखेंगे, 4 डिजिट हुए तो 4 जीरो। अभी देखें तो 1 डिजिट है तो 2 के बाद 1 जीरो लगा देंगे। क्लियर हुई इतनी सी बात? अरे हाँ या ना? तो 2 बातें क्लियर हुई। फेस वैल्यू, इसे हिंदी बोलते हैं अंकीय मान। जब भी फेस वैल्यू बेटा निकालना हो तो फेस वैल्यू खुद वही संख्या होती है, खुद वही संख्या। अगर 3 का फेस वैल्यू पूछा तो आंसर 3 होगा, 5 का फेस वैल्यू पूछा तो 5 होगा। प्लेस वैल्यू देखना है, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 के बाद जितनी संख्याएं आएंगी ना उतने हम लोग जीरो चिपकाते चलेंगे। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आई। इन क्लासों को आप लोग अच्छे से ले साहब, भले ही आप लोगों का मन नहीं लग रहा हो साहब, क्योंकि उम्र यही है। समझ रहे हो ना बात को? कुछ बच्चे कहते हैं सर बीच में बातें कर लिया करो, बोरियत होती है। अगर मेरी बोरियत से किसी को 40,000, 50,000, 60,000 रुपए की जॉब यदि घर में आती है ना तो मुझे ये बोरियत ही पसंद है साहब। अगर मेरे मजाक से किसी की जिंदगी तबाह होती है, मजाक बन जाए, धज्जियां उड़ जाएं साहब, तो ऐसी मजाक का क्या फायदा सर? तो प्लीज आप लोग हल्के में ना लें और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। और आपकी जो कहते हैं ना, आपका जो समय है वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चीजें एक एक अच्छे से समझते चलिए। धीरे धीरे हम लोग किस एग्जाम में कौन सा सवाल आया हुआ है, हर उस सवाल को हम लोग लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल, पहला सवाल यहां पर लिखता हूं स्क्रीन पर। लिखा हुआ है पहला सवाल 4329 में 3 का स्थानीय मान, में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर, जातीय मान का अंतर। 4329 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? ये आपसे पूछा है बेटा। बहुत छोटा सवाल है, शुरुआत देना है, सभी को समझ आना चाहिए बेटा। 3 की बात कर रहा है तो मुझे बताओ आप लोग एक बारी, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा? प्लेस वैल्यू मतलब 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2। कितने डिजिट हैं? 2। 2 का मतलब होगा 100 से गुणा, 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 300। या 3 के बाद जितने डिजिट आएंगे, जितनी संख्याएं आएंगी, उतने ही हम लोग जीरो रख देंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर हुई बात? अब बात करूं बेटा फेस वैल्यू मतलब चेहरा। किसका बोला है? 3 का। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। अंतर पूछा है, घटा देंगे 297, 297। सभी का आंसर आ गया होगा। समझ आ गई होगी मेरी बात। छोटी है लेकिन आगे बड़े काम की है बातें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले सवाल का। आधे घंटे में अपना कन्फर्म है 1 नंबर पक्का होने वाला है सर। बस आप तो कुछ नहीं, आपको कहीं से कुछ नहीं देखना है, बस ध्यान से देखते रहें सारी चीजों को और अपना समय बेकार नहीं करना है। तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। धीरे धीरे चीजों पर लेके चलते हैं। पहला सवाल सभी को समझ आया। दूसरा सवाल लिखेंगे सभी लोग। 4678 प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए।
4678 प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। तो सभी का आंसर आना चाहिए। हर एक डिजिट का स्थानीय मान हमें बताना है बेटा, हर एक डिजिट का स्थानीय मान क्या होगा। तो एक बारी ध्यान से समझते हैं बेटा। जैसे मैं यहाँ पर 4 की बात करूं तो 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। इसका मतलब कितनी जीरो बैठ जाएंगी? 1 2 3। ये हो गया 4 का। 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कितने डिजिट है? 2। ये 6 का स्थानीय मान हो गया। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद कितना डिजिट है? 8 के बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 होगा। अब एक बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं, प्लीज काम धाम छोड़ के 1 सेकंड के लिए प्लीज सुने बेटा, ध्यान से सुनना। ये क्या है बेटा? आखिरी डिजिट है, किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट। ये आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट। तो ध्यान रखना है, आखिरी डिजिट किसी भी संख्या का हुआ ना, तो किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। अगर मैं बोलता आपसे कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। और 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। कभी भी अगर सवाल एग्जाम में बन जाए कि किसी भी संख्या के आखिरी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा? अब मुझे बताइए, कोई भी संख्या है, ऐसे यही संख्या, इसका स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। अंतर क्या आएगा? 0। जब ये दोनों ही समान रहेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को, किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हमेशा हमेशा 0 होगा। अरे हाँ या ना? बात क्लियर हुई? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ओके। अगला सवाल है 68.4572 में 5 व 2 का स्थानीय मान, 5 व 2 का स्थानीय मान। तो प्लीज अब ध्यान से समझना, एक नया कंसेप्ट है। जब भी बीच में बेटा दशमलव आए, क्या बेटा? डेसिमल यदि बीच में चिपका है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, यदि बीच में डेसिमल चिपका है तो कहानी समझते हैं पहले। किसका पूछा है आपसे? 5 व 2 का, 5 व 2 का। ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। डेसिमल के बाद अगर किसी भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू, तो निकालेंगे कैसे? जैसे हमें निकालना है 5 का, तो यहां लगाएंगे पॉइंट 0, 1 से गुणा कर देंगे 5 में। पॉइंट के बाद का निकालना, तो देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 5 तक पहुंचने के लिए, एक बीच में है, तो 0.01 गुणा कर देंगे 5 से, तो रिजल्ट बनेगा 0.05। हालांकि ये बात समझ में नहीं आई होगी, इससे कुछ मतलब भी नहीं है। ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जब भी हमें स्थानीय मान निकालना हो तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट मिलेंगे उतने ही 0 आके आते रहेंगे। कहानी क्या है? पॉइंट के बाद कभी भी स्थानीय मान निकालना हो तो हमेशा पहले 0 आते हैं। पॉइंट के बाद कभी भी स्थानीय मान निकालना हो तो हमेशा पहले 0 आएंगे, बाद में कभी 0 नहीं आएगा। जैसे दूसरा सवाल था 2 का स्थानीय मान, तो पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। आप चाहो तो गुणा कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं, एक साथ में 1 2 3, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0.0002।
इसको हालांकि नहीं लिखना है एग्जाम में, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो बात क्लियर हुई। पॉइंट के बाद जब भी किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो ध्यान रखना है जितने डिजिट मिलेंगे वहां तक पहुंचने के लिए उतने ही जीरो आके लिख देंगे। क्लियर है? 2 तक पहुंचना है तो 1 2 3 जीरो पहले ही चिपकाएंगे। क्लियर हुई बात? अब पॉइंट के बाद जैसे हमें निकालना हो 6 का, तो पॉइंट से ही कहानी शुरू होती है। पॉइंट इधर, यहाँ से यहाँ ये अपना पहला वाला पैटर्न लगता है। जैसे हमने 2 सवाल किए वैसे 6 का निकालना है तो पॉइंट तक जाना है। 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 है तो 1 जीरो आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ होता 3 और भी होता तो 3 के लिए 2 डिजिट होते तो 2 जीरो आ जाता। केवल दशमलव तक देखेंगे, यहाँ तक नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर सी हो गई होगी। नहीं हुई तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट के बाद जब भी किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर निकालना है ना तो ध्यान रखना है पहले जीरो आते हैं। और पॉइंट से पहले किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो बाद में जीरो आते हैं। पॉइंट के बाद किसी भी संख्या का तो पहले जीरो, और पॉइंट के पहले किसी भी संख्या का तो बाद में जीरो। इधर निकालेंगे तो बाद में जीरो, इधर निकालेंगे तो पहले जीरो। क्लियर हुई इतनी सी बात? अरे हाँ या ना? चलिए, तो इसके आंसर बन जाएंगे 0.5 0.0002। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फोर्थ नंबर का सवाल है। एक और सवाल लिखते हैं 4.5.67829। आपको बताना है 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान। अब पॉइंट के पहले 9 है कि पॉइंट के बाद में 9 है कि पॉइंट के पहले 9 है? तो पॉइंट के बाद में है तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 और 9। बस पॉइंट के बाद जब भी निकालना हो ना तो हमेशा पहले जीरो आता है। क्लियर हुई बात? अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं बेटा एग्जाम में। चलिए, ये बन गया। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहें आप लोग। अब बेटा आपको बताऊं, कुछ सवाल ऐसे एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको बोल के नहीं देगा कि प्लेस वैल्यू निकालो, कि फेस वैल्यू निकालो, लेकिन हमें समझना पड़ता है। एक मैं आपको सवाल यहाँ पर लिख के बताता हूँ, 5वें नंबर का सवाल। प्लीज यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आगे शेयर जरूर कर दें, हर बच्चे को फायदा मिले। अपने फ्रेंड सर्कल में हर बच्चे को शेयर करें। तो सवाल है आपका अगला, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 47.935 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e। फाइंड द वैल्यू ऑफ हो तो पहला सवाल है 7a प्लस 4c का मान क्या होगा। दूसरा सवाल है 12a प्लस 2e का मान क्या होगा। ये सवाल है आपका CGL में आया हुआ, सन 2013 का सवाल है और रिपीट होने के काफी चांस हैं। तो प्लीज सभी लोग अच्छे से बनाएं। कोशिश करें हर एक का आंसर आए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। इस सवाल में मैंने आपको इसलिए समझाया था,
ये कह रहा है कि ये जो नंबर लिखा है वो इन सब के बराबर है, इन सब के बराबर है। अगर हमें ए बी सी डी और ई का मान मिल जाए तो मान रख के हमारा आंसर आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। जैसे ध्यान से समझने में, क्या इसको लिख सकता हूं, 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान यहां से दिख रहा है, देखिए इधर, इसको लिख सकता हूं 4 × 10, मतलब 4 का स्थानीय मान कितना होगा, एक डिजिट है तो एक जीरो यानी कि 10 से गुणा कितना हो जाएगा 40, प्लस इसका 7 × 1, इसका स्थानीय मान कितना होगा 7 ही होगा, समझ में आगे भी पॉइंट नहीं लिखना है, प्लस 9 का क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, 9 × 0.1, इसका इससे गुणा करूंगा तो यही आएगा, क्या 0.9 आएगा कि नहीं आएगा। 9 का अगर मैं स्थानीय मान पूछता, इसका मल्टीप्लाई करो 0.9 आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, प्लस इसको मिटा देता हूं, सवाल को बाद में लिख देंगे, प्लस 3 × 0.01, 3 का अगर स्थानीय मान निकालता क्या बनता है 0.03, इसका इससे गुणा करो, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा था इनका गुणा करना, इसलिए मैं शुरुआत में सिखा रहा था कि 10 का गुणा, 100 का गुणा, 1000 का गुणा। अगला है एक और, प्लस 7a + 4c बाद में देखेंगे। इधर देखिए 5 के लिए कितने का गुणा होगा 0.12001, बस इतनी सी कहानी थी, आंसर आपके आगे पड़ा मिलता सर। देखिए ध्यान से, अब आपको मालूम है कि भाई 4 तो है, मैं a का 4a, तो यहाँ देखो 4 तो है, a की जगह पर कितना है 10, तो a का मान होगा 10, a का मान कितना होगा 10, a का मान होगा 10। यहाँ 7b, 7 तो है, b का मान होगा 1। अगला है 9c, तो 9 तो है, c का मान होगा 0.1। अगला d का मान 3d, 3 तो है लेकिन d का मान क्या होगा 0.01। e का मान 5 तो है लेकिन e का मान क्या होगा 0.001। इतनी सी कहानी थी। क्या आपसे बोला कि इसका स्थानीय मान बनाओ? नहीं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इस लेवल के सवाल आने के काफी चांसेस हैं। तो अब करना क्या है बेटा, आपके सामने 2 सवाल थे। पहला सवाल था 7a + 4c, तो 7a + 4c, तो a का मान कितना है बेटा 10, 7 × 70 प्लस 4 × c का मान 0.1, तो 70 गुणा करेंगे 4, 70.4, क्लियर है। 0.1 का गुणा 4 से करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, तो 70.4 इस सवाल का आंसर होगा। कितना आसान सवाल था, और हम लोग अगर इसको रजिस्टर पर नहीं बना के जाते एक बारी, तो ये सवाल हम लोग कभी बनाते नहीं एग्जाम में सर। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। आपकी सारी चीजें हो जाएंगी बेटा, बस एक बार यदि उम्र निकल गई ना तो फिर कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अपने समय को सेव करके चलिए। अगर आपका 100 का नोट भी गिरता है तो तुरंत पता चलता है बेटा, लेकिन अगर समय गिरता है ना तो फ्यूचर में पता चलता है। तो प्लीज टाइम को सेव करते चलें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये बोला था इसके जो संख्या इसके बराबर है, तो पहले मैंने देखा 4 7 9 3 5, वही है 4 7 9 3 5, तो मैंने यहाँ से स्थानीय मान निकाला 4 × 10, दशमलव के पहले एक डिजिट था 10, यहाँ पर 1 का गुणा होगा, इधर 0.1, इधर देखते चलो आप लोग, इसलिए मैंने बोला कि गुणा करते चलेंगे। तो ये मान आ गए यहाँ से निकल के, और आपसे सवाल पूछा था। पहला सवाल हो गया। एक और सवाल था दूसरा सवाल क्या था बेटा, 12a + 2a, 12a + 2a, तो
क्या मान नहीं रख पाएंगे? 12 दही 120 प्लस 2 इंटू ई का मान 0.001, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 120.2 अंक बाद 002। क्लियर है बात इतनी सी? तो बात समझ में आ गई होगी, अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे सर, बस प्लीज़ पेशेंस रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यार लाइक तो बनता है। कुछ बच्चे तो इतने कंजूस होते हैं कि लाइक करने में ही पता सोचते हैं कि लाइक कर देंगे तो कहीं पैसे ना चले जाएं। साहब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना समझ, भैया लाइक करने का पैसा नहीं जाता है, बस हमें मोटिवेट मिलता है। चलिए सर जी नेक्स्ट 6वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठवां नंबर का सवाल, तो छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे हर सवाल पर। लिखा हुआ अगला सवाल 6वें नंबर का, हाँ हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ये लिखा हुआ है 6/8 में 5 तथा 6/25 में 4, 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? योग क्या होगा? तो ये जो सवाल है आपका एग्जाम का आया हुआ है 28/9/2018, 28/9/2018 CGL का आया हुआ सवाल है, 28/9/2018। तो प्लीज सभी से सवाल बनना चाहिए। अब मैं हर वो सवाल करा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। तो 6/8 में 5, 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो प्लीज ध्यान से समझना, 6/8 को बेटा काटे 2 से, तो क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना? अगर मैं 4 से भाग दूं तो क्या 0.75 बनेगा? हाँ या ना? क्लियर है इतनी सी बात? दूसरा 6/25 भाग देंगे, 6/25 भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, कितना आ गया? 0.24। क्लियर है इतनी सी बात? तो 3/4 का 0.75 और 6/25 का 0.24, पहले इसे सिंपलीफाई करेंगे बेटा। अब बोला 6/8 में 5 का, क्या 5 का अपन लोग स्थानीय मान नहीं बता सकते? प्लेस वैल्यू 5 का क्या बनेगा? दशमलव वाला पढ़ाया है, तो 0.05 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका प्लेस वैल्यू क्या बनेगा? 4 का 0.04 जोड़ देंगे तो 0.09। या तो ये आंसर एग्जाम में होगा, या इसको हटा देंगे डेसिमल को, 2 जीरो नीचे चिपका देंगे, 9/100, यही आंसर होगा। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, बशर्ते एक ही चीज़ है कि हम लोग पहले इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हम लोग ऑफलाइन में 1.5 साल बेकार करते हैं, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, बारी स्क्रीनशॉट इसका लें। आप लोग चीज़ों को समझते चले, बढ़िया धीरे धीरे करते रहें साहब। क्लियर है बात इतनी सी? क्लियर है कि नहीं हुई? तो प्लीज़ आप लोग बिलीव करिए, आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे सर। अभी क्या है, हम लोग पाइपलाइन तो हर एक कोई बिछा देगा रे, समझ रहे हो ना बात को, लेकिन वहाँ जो जॉइंट है उस जॉइंट को हम लोग मजबूत करते चल रहे हैं कि कहीं कोई सिंगल डाउट ना बचे। क्लियर है बात इतनी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब पेपर सामने आएगा ना तब कहेंगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही बात कही थी। सारी चीजें हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ते चले गए, हर सेक्शन यदि मजबूत होता चला गया तो समझ लो जॉब पक्की है। क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7वें नंबर का सवाल। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो देखने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, एफबी ग्रुप पर शेयर जरूर कर दें। उन बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए जो बच्चे परेशान हैं, है ना। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, छोटे सवाल है, बिल्कुल छोटे छोटे। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल 12.0543 543 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बहुत सिंपल है। ये एग्जाम आया हुआ है 26/11/2018, 26/11/2018 एग्जाम का यह हुआ सवाल है। सभी लोग बनाएं। ऑप्शन है पहला 3/10, दूसरा 3 है, तीसरा है 3/1 2 3 4, चौथा है 3/100। तो क्या करना है, 3 है 0.000 1 2 3 0, समझ रहे हो ना बात को, 1 2 3 0 1 2 3। और यहाँ लिख देंगे 3, या इसको ऐसे लिख लो सर, 3 में दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन था। देखते ही आंसर पे रखते थे साहब। छोटे छोटे सवाल एग्जाम आए हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बस मैं इस सवाल इसलिए करा रहा हूं बेटा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सवाल हम लोग एग्जाम आपके लेके आए जो एग्जाम में आए हुए हैं, भले छोटा हो सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर की सवाल। सवाल इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। 759 1/4 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। और बढ़िया सवाल है, एग्जाम आया हुआ है। 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। बोलिए सर। 759 सही 1/4 में कॉमा लगा हुआ है। 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। आपका हर लेवल का सवाल होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका एक भी सवाल, सिंगल सवाल, आज अगर हम लोगों ने स्थानीय मान और जाति मान पढ़ा ना, आप पूरे यूट्यूब पे पढ़ना सर, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। जो इंडिया में जितने भी कंसेप्ट कराए जाते हैं, हर वो कंसेप्ट मैं यहाँ करा रहा हूं सर। देखिए ध्यान से, इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूं, 759 दशमलव, इससे भाग देंगे 1/4 को 0.25। अरे हाँ या ना, 1/4 4 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्या इसमें हम लोग 5 का स्थानीय मान नहीं बता सकते? इसका 5 का स्थानीय मान सर, पहले 5 का स्थानीय मान होगा, पहले 5 का स्थानीय मान होगा 50 और अगले 5 का स्थानीय मान होगा -0.05। 0.05 क्लियर है। पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? 50 और अगले 5 का क्या होगा? मैंने कहा था दशमलव के बाद का पहले 0 और दशमलव से पहले का बाद में 0, तो घटाएंगे तो आंसर आएगा 49.95। केवल 5 पैसा है तो 95 पैसा बचेगा। क्लियर है बात इतनी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9वें नंबर का सवाल,
ये लिखा हुआ है 2424 में 2424 में 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? बोलिए सर। तो 2012 में आया हुआ सवाल है, कितना आसान है। 2 के स्थानीय मान का, पहले 2 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल था, 2000, 1 2 3 0। अगले 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20। दोनों का योग पूछा है तो 2020, 2020, यही आंसर है। इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं लेकिन फिर भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि हाँ बेटा बिल्कुल सही। इतने छोटे छोटे सवाल आते बेटा, फिर भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है साहब। वो सही जगह पहुंच नहीं पाता है। अगर सही डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं पहुंचे तो मरना तय है। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो प्लीज आप लोग अगर सही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो इलाज हर चीज का संभव है, कोरोना का भी संभव है। तो प्लीज बच्चा सिलेक्शन से इसलिए वंचित रह जाता है क्योंकि वो सही जगह पर पहुंच नहीं पाता है। वो एक सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ से, पूरे दिन 4 से 5 घंटे यूट्यूब पर बेकार कर देता है। तो सारी चीजें मिल ही नहीं रही साहब। तो क्लियर है इतनी सी बात। आगे पहुंचते हैं, चलिए 10वें नंबर का सवाल की ओर। छोटे छोटे सवाल हैं फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत खड़े कर देते साहब। अगले सवाल है नेक्स्ट सर, संख्या 1 2 3 4 5 में, संख्या 1 2 3 4 5 में 4 5 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा? 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा? ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था इसका, पहला ऑप्शन था 295, दूसरा ऑप्शन है 297, तीसरा ऑप्शन है 305, चौथा ऑप्शन है 0। बोलिए सभी लोग। क्या करना है बेटा? 3 का स्थानीय मान, और ये कभी कभी भूल नहीं जाना, अंकित मान का मतलब होता है फेस। क्या होता है बेटा? फेस वैल्यू। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 माइनस फेस क्या है? 3, घटाएंगे 297। यही आपका आंसर है, 297। क्लियर हुई बात इतनी सी? चलिए चलिए भाई साहब, सही कह रहे हैं आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल है, कहानी खत्म सर। बस 2-3 सवाल और है इसके एग्जाम का। 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान, 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? छोटा सा सवाल है, काफी बच्चे से गलती करते। और इसके ऑप्शन भी दिए थे बेटा, ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन है 430, दूसरा ऑप्शन है 493, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 43।
बोलिए सर। तो अब बेटा ये सवाल क्यों दिया है चंदन ने, इसमें बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है पढ़ने में? क्या बोला है इसमें? 5 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? 500। और 7 का स्थानीय मान नहीं पूछा है, अंकित मान पूछा है, अर्थात फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगी? 7। घटाएंगे तो 493। कुछ बच्चा 430 लगा जाता है और इसमें से 70 बना देगा, स्थानीय मान ही निकाल देगा और घटा के 430 बना देगा। तो एक छोटी सी गलती की वजह से एक सवाल गलत हो जाता है। तो पढ़ना अच्छे से सवाल। अंकित मान मतलब होता है फेस। 7 का 7 होगा, 500 माइनस 7 493। एक और सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल। छोटा सा सवाल है बिल्कुल, और सभी बच्चों का आंसर कमेंट में चाहिए इसका, हर एक बच्चे का आंसर सर। 6251 कॉमा 6521 कॉमा 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना बेटा। सभी लोग निकाले, कमेंट में आंसर मुझे चाहिए हर एक से। 550 15 अगला ऑप्शन है डी 50। सभी बच्चों का आंसर कमेंट में चाहिए मुझे, प्लीज जल्दी बनाए हर एक बच्चा। तो स्थानीय मान और जाति मान का हर वो सवाल, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एग्जाम में हर एक सवाल आया होगा, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी डाउट कहीं भी होगा स्थानीय मान और जाति मान में। देखिए ध्यान से बेटा प्लीज। 5 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा? 50 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 500 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 5000। यहाँ पर कितना होगा? 5000। ये 500 और ये 50, 5550। 5550 क्लियर आंसर? ये आपका आंसर हो जाएगा 5550। एक बार और वीडियो आप लोग दोबारा देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद डिलीट नहीं होगी। चैनल पर कभी भी देख ले, जहां समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ दोबारा से देख ले। और जिन बच्चों ने प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और प्लीज़ एक गुजारिश आप लोगों से, अपने व्हाट्सएप पर FB पर वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सर। बच्चे जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। कल मिलते हैं। नमस्कार बच्चों, आज आपकी आर्टिकल की आखिरी क्लास है। कल मैंने आखिरी में खत्म होते टाइम क्लास के बताया था कि जो विशाल प्राकृतिक चीजें हैं उनके आगे द आर्टिकल आएगा। जैसे भौगोलिक पिंड, पर्वत, नदियां, नहरें, महासागर, रेगिस्तान, खाड़ियां, द्वीपों का समूह, आकाश, समुद्र और दुनिया वगैरह। देखो भाई कैसे, क्योंकि ये चीजें यूनिक हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम भौगोलिक पिंडों की बात करें तो सन, एक सूरज नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि 5-6 सूरज हैं, अरे अच्छा एक सूरज उगाया है, एक थोड़ी देर बाद उगाया, ऐसा होता है ना? नहीं, सूरज एक ही है, एक ही उगता है, द सन। चंद्रमा, द मून। जितने भी ग्रह हैं भौगोलिक पिंडों में आएंगे ग्रह। ठीक है, हमारे जो 9 ग्रह हैं, कई लोग 8 बोलते हैं, 9 जो भी है, तो उन ग्रहों के नाम के आगे भी द आर्टिकल आएगा, क्योंकि वो यूनिक है। पृथ्वी एक है, एक बुध है, एक बृहस्पति है, एक सैटर्न है, शनि है, तो द आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, याद करना है, सुन लो भाई। हाँ पर्वत, ठीक है, पहाड़ या फिर पहाड़ों की रेंज, ठीक है, कई सारे पहाड़, उनके आगे द आता है। जैसे हिमालय तो द हिमालय, द अरावली, द नीलगिरी, द शिवालिक, ठीक है, द उदयगिरी, द रॉकी। ठीक है, रॉकी का क्या है? पर्वत श्रेणी है अमेरिका की। ठीक है, नदियां, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, ठीक है, द सिंधु, ओके, और सिंध नदी और
जैसे द थेम्स, नदियों के आगे द आएगा। इसमें मैंने स्टार बना रखा है क्योंकि इसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही आएगा, सुएज कैनाल का, सुएज कैनाल का, क्योंकि एक्सेप्शन है, ये बहुत बड़ी नहर है। तो जो बड़ी नहर है विशालकाय, हालांकि नहरें अधिकतर कृत्रिम होती हैं, लेकिन सुएज नहर जो है ना वो पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है। आप मेरी बात को समझना, मैं कभी ज्योग्राफी अगर डिस्कस की तो बता दूंगा। तो सुएज कैनाल, सुएज नहर के आगे द आएगा, ठीक है। इसको मैंने स्टार भी बनाया हुआ। कई लोग बोलते हैं ये कृत्रिम नहर है, तो आप जैसा समझना चाहो समझो, लेकिन सुएज की जो नहर है उसके आगे द आएगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी जल संधियां हैं उनके आगे भी द आएगा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी जल संधियां हैं उनके आगे भी द आएगा। महासागर, ठीक है, महासागरों के आगे भी कई जगह पे 5 महासागर हैं, कई लोग बोलते हैं 7 महासागर हैं। तो महासागर को क्या बोलते हैं? ओशन, ठीक है भाई, ओशन। जैसे भारत का जो हिंद महासागर है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। महासागर को बोला जाता है ओशन और समुद्र को बोला जाता है सी। तो चाहे महासागर की बात करें या फिर समुद्र की, दोनों के आगे द आएगा। जैसे समुद्र क्या, द अरेबिक सी, ठीक है। तो महासागर समुद्र दोनों के आगे आएगा। इंग्लिश में महासागर को बोलते हैं ओशन और समुद्र को बोलते हैं सी। आशा है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो द इंडियन ओशन, ठीक है, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, प्रशांत महासागर, द पैसिफिक भी बोलते हैं उसको, द आर्कटिक, ठीक है, ओशन, ठीक है। और सी भी जितने भी है ना, अरेबिक सी है, ठीक है, तो उनके आगे भी द आएगा क्योंकि समुद्र विशाल होता है। रेगिस्तान, चाहे आप थार डेजर्ट की बात करो, चाहे आप ये सहारा डेजर्ट की बात करो, मरुस्थल जो है रेगिस्तान, उनके आगे द आएगा, ठीक है। द थार डेजर्ट, द ये सहारा डेजर्ट। खाड़ियां, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर की खाड़ी, तो द बे ऑफ बंगाल होता है वो, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, उसके आगे भी द आता है क्योंकि ये भौगोलिक है। तो इनको याद नहीं करना है एक पॉइंट से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये प्राकृतिक स्ट्रक्चर है ना भाई सारे, और बड़े बड़े प्राकृतिक स्ट्रक्चर हैं, तो नो डाउट, ओके। इनको किसी को आदमी ने तो नहीं बनाया ना, ठीक है भाई। द्वीपों का समूह, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये द्वीपों के समूह हैं और इसी वजह से इनके आगे द आएगा, दी अंडमान एंड निकोबार, दी लक्षद्वीप। इसकी भी हम बात कर चुके थे। आकाश, समुद्र, दुनिया। अब ये चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कैसे, देखो भाई, अब मेरी बात को समझना। आपको ना, आप केवल आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, और आपको इंग्लिश की फीलिंग आ गई ना, तो अभी 2.5 महीना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और 15 से कम नंबर नहीं आएंगे 20 में से, और 25 का पेपर आया तो 18-19, मैं उस स्टेज तक ले जाना चाहता हूं। इसमें कुछ नहीं याद करना आपको, ये पुरानी क्लासेस का फायदा है, ठीक है। अभी समय नहीं निकला है बेटा, अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए हैं पूरे, 2.5 महीना है ना। मैं सब करा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक चीज करा दूंगा। मैंने आपको आर्टिकल में बहुत सारे टॉपिक में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जैसे एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, ठीक है, ठीक है, और ये डिग्रीज का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। तो पैरेलल में काफी चीजें चल रही हैं, ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करना बिल्कुल। जैसे स्काई, अब इसके आगे एन आएगा, द आएगा, ए लगा के देख लो। समुद्र, सी, ए लगा के देख लो, अगर कंफ्यूजन हो आपको तो, ठीक है। कभी दुनिया कंफ्यूजन हो जाए ना, तो सबसे पहले ए लगा लिया करो। अब पढ़ के देख लो, एक आसमान, एक समुद्र और एक दुनिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो आप मेरी बात भूल भी जाओ कि प्राकृतिक चीजों के आगे द आता है, आप तो, मैं कह रहा हूं ये बात नहीं भी पता हो, आप तो ए लगाओ। आप कभी ऐसा पढ़ते हो, एक आसमान, एक समुद्र, एक दुनिया? नहीं ना, ये स्पेसिफिक नेचुरल बड़े प्लेसेस हैं। दूसरी चीज, ये अनकाउंटेबल हैं, द स्काई, द सी, द वर्ल्ड। अब दुनिया है तो एक दुनिया होती है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे नहीं बोलते दुनिया में ऐसा चल रहा है, दुनिया में वैसा चल रहा है। अब एक बात बताओ, दुनिया एक है कि 10, 12, 15, 16, 17 है? हाँ, तो दुनिया एक ही है, ऐसा नहीं बोलते 5-6 दुनिया है, उसमें से एक दुनिया हम हैं, ठीक है। फिर बगल में एक दुनिया है, शिवपुरी के उस तरफ करे रह जाओ, दुनिया एक ही है तो द आएगा। यही बात है। अब जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है,
जैसे अब ग्वालियर का किला है, आगरा का किला है, वो एक ही है ना, समझ आ रही बात? तो दा आता है, क्योंकि अब जॉर्ज कैसल है इधर पे। कैसल का मतलब क्या होता है? कैसल का मतलब होता है बेटा महल, ठीक है। इंग्लिश में कैसल को महल बोलते हैं, और ये GEORG जॉर्ज, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये महल है, ध्यान से सुनना, और ये उस आदमी का नाम है जिसके नाम पे है। तो महल तो दुनिया में बहुत सारे होंगे, ये मैंने मान लिया, लेकिन जॉर्ज नाम का महल होगा क्या दूसरा? मतलब जो जॉर्ज कैसल है, ये ऐसे दुनिया में 7-8 बने होंगे क्या कि ये ऐसा महल केवल एक ही बना है, अपने आप में बना है ना, महल ऐसा एक ही बना है ना, तो इसी वजह से द जॉर्ज कैसल आएगा। गलत होगा, जॉर्ज कैसल कभी नहीं बोलोगे आप, द जॉर्ज कैसल बोलोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। ताजमहल हो गया, झांसी का किला हो गया, आगरा का किला हो गया, अकबर का मकबरा हो गया। अब अकबर के मकबरे 10-12 बने होंगे कि एक ही बना होगा? हाँ, कुतुब मीनार एक ही है दुनिया में कि अलग है? तो जितने भी मॉन्यूमेंट है उनके आगे दा आता है, क्योंकि एक ही है। कैसे एक है? जैसे दुनिया एक है उसी तरीके से वो एक है। एक है तो स्पेसिफिक है, किसी में से छांटना नहीं है, तो दा आएगा। अब उसको याद क्या करना है? ठीक है भाई, तो इन स्काई, सी और वर्ल्ड, इनके आगे भी दा आता है। अब दा किसके आगे नहीं आता है, ये चीज बस आपको याद करनी है, ये एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन को भी मैंने ना हायरार्की के फॉर्म में ड्राइव किया हुआ है, जिसमें आपको ना याद भी मैं ही करा देता हूं। अभी ये एक्सेप्शन है कि भाई है तो ये भी नेचुरल, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इनका नाम आदमियों ने रखा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसमें, एक एक्सेप्शन क्या है कि महाद्वीप जो है वो नेचुरल है, बाकी द्वीप भी नेचुरल है, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करो तो द्वीपों के समूह की बात कर रहा था मैं, यहां पे केवल द्वीप। महाद्वीप सबसे बड़ा, पृथ्वी के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद फिर द्वीप, फिर द्वीप को काट काट के हमने देश बनाए, देश को काट काट के हमने राज्य बनाए। ये किसने किया? ये काम नेचुरल नहीं है, ये काम आदमियों का है। आदमी ने किया है ये काम, इंसान ने किया है। देश, राज्य, शहर, कस्बा, गांव किसी भी नेचुरल चीज ने, प्राकृतिक ने नहीं बनाए, ये तो हमने बनाए, लाइन खींच खींच के, बाउंड्री खींच खींच के। तो ये तो एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा क्या है कि द्वीप और महाद्वीप को आप एक्सेप्शन में याद कर सकते हो। अब जैसे इन पे आओ भाई, तो इनको मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। इनके आगे दा नहीं आता है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई ना। और मैंने महाद्वीपों के समूह में जैसे अंडमान निकोबार समझाया था, अंडमान निकोबार समझाया था जब मैंने आपको, तो मैंने आपको ये बोला था कि बहुत सारे आइलैंड हैं, लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड हैं, एक द्वीप के नाम के आगे कभी भी दा नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा नेचुरल में एक्सेप्शन केस हो जाता है इधर पे। जैसे एशिया हो गया, तो एशिया के आगे कभी भी दा नहीं आएगा, ठीक है। एशिया के आगे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो दा नहीं आएगा। अगर किसी द्वीप की बात करेंगे, ठीक है, जैसे दीव हो गया, दीव एक द्वीप है, दमन एक अलग से आइलैंड है, तो इनके आगे भी दा नहीं आएगा। समझ आ गई बात? ओके। तो किसी भी द्वीप या महाद्वीप के आगे दा नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है, अच्छी बात है। अब बाकी देखो भाई, अगर आप देश की बात करो तो देश में जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे इंडिया है, इंडिया के आगे कभी आपने दा लगा देखा है? नहीं। भूटान के आगे कभी आपने दा लगा देखा है? नहीं। आपने कभी भी नेपाल के आगे दा लगा देखा है? नहीं। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के आगे दा लगा देखा है? नहीं। तो किसी भी देश के आगे आर्टिकल दा नहीं आता है, किसी भी देश के नाम के आगे दा आर्टिकल नहीं आता है। अब देखो, कभी कभी किसी किसी देश के आगे ये आर्टिकल लगा देते हैं। आप मेरी पूरी बात सुनना। जनरल रूल क्या है कि किसी भी देश के आगे दा आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी देश के आगे ये द आर्टिकल लगा देते हैं, वो मैं आपको याद करा देता हूं। देखो भाई, जैसे वो कहेंगे कि द यूएसए, द यूएसए, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब सुनो क्यों इनके आगे द आता है। अगर आप यूएस का पूरा नाम पढ़ोगे तो वो होता है यूनाइटेड, वो होता है,
इसको मिटा के बड़ा लिखता हूं मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब ये नाम में सब कुछ छिपा है, इसी वजह से यूएसए के आगे हमेशा दा आएगा, बाकी किसी देश के नाम के आगे दा नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रीजन क्या है कि इसने कह दिया इकट्ठे राज्य अमेरिका के। ये नाम में उसने क्या कर दिया, अपने सारे राज्यों को जोड़ दिया। तो मतलब अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिका अपने राज्यों को अपने नाम में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो इकट्ठे राज्य अमेरिका के 50 राज्यों को तरजीह दे रहा है, वो 50 राज्यों के समूह को बताना चाहता है। और इंग्लिश में क्या चीज है कि जो समूह होते हैं उनके आगे हमेशा द आता है, जैसे द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके आगे द आता है। एक नियम है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इसने नाम को डिफाइन करने की कोशिश की है। कौन सा अमेरिका? इकट्ठे राज्यों वाला अमेरिका। ये स्पेसिफिक किया कि नहीं? तो इकट्ठे राज्यों वाला अमेरिका, इसीलिए द आएगा। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। एक तो यूएसए हो गया, उसके बाद फिर एक आता है यूके के साथ। तो जैसे यूके, इसके साथ भी द आता है। अब यूके की कहानी समझ लो भाई। यूके को बोलते हैं यूनाइटेड, मतलब इकट्ठा किंगडम। अब ये इकट्ठे किंगडम कौन से हैं वो भी सुन लो भाई। जो यूके है ना, वो 4 देशों से बना हुआ है। एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, एक है आयरलैंड। वो भी उसको नदर्न आयरलैंड बोलते हैं। इनके आगे पर्टिकुलर द कभी नहीं आएगा, इनके आगे पर्टिकुलर द कभी नहीं आएगा। लेकिन जब यूके नाम लेंगे तो यूके का मतलब है इकट्ठे देश, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड का मतलब इकट्ठे। तो इन चारों के समूह को यूके बोलते हैं, इसीलिए यूके के आगे द आता है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई कि यूएसए के आगे द क्यों आता है, यूके के आगे द क्यों आता है। एक आखिरी चीज जिसमें आपको ना एकदम परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं मैं। देखो, जैसे मैंने बोला भूटान, जैसे मैंने बोला भूटान, तो भूटान के आगे द नहीं है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं किंगडम ऑफ भूटान, क्योंकि भूटान में क्या है, भूटान में क्या है, भूटान को 2 तरीके से बोला जाता है। एक भूटान भी बोल सकते हैं अकेला, और एक बोल सकते हैं किंगडम ऑफ भूटान। ठीक है, अब किंगडम क्यों है? क्योंकि भूटान में राजा हैं जो बहुत ज्यादा शानदार हैं। ठीक है, किंग मतलब भूटान के राजा जैसा तो कोई राजा नहीं होगा, कभी आप उनके बारे में पढ़ना। जो भी भूटान के राजा होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं। तो किंगडम ऑफ भूटान, भूटान अकेला होगा तो कभी दा नहीं आएगा देश के नाम के आगे, लेकिन किंगडम ऑफ भूटान स्पेसिफाई कर दिया तो दा आएगा। समझ आ रही है मेरी बात आपको? जैसे भाई इंडिया है तो कभी दा नहीं आएगा, लेकिन अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलेंगे, इंडिया को 2 तरीके से बोलते हैं। इंडिया, इंडिया का मतलब एक देश जो एशिया में है। इंडिया का मतलब केवल होता है भारत। लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब में रिपब्लिक होता है गणतंत्र। अब गणतंत्र का मतलब लोग। तो जैसे अमेरिका में बोल रहे थे हम इकट्ठे राज्य अमेरिका के, ऐसे ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनका मतलब होता है इकट्ठे लोगों से बना हुआ इंडिया या इकट्ठे लोगों से बना हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो लोग, गणतंत्र, लोगों से बना हुआ भारत, लोगों से बना हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो जब रिपब्लिक ऑफ आ जाए तब भी दा आ जाता है। जबकि अगर आप किंगडम बोलोगे तो यहां पे राजा का सम्मान कर रहे हैं वो, कि राजा का भूटान, लेकिन यहां पे लोगों का भारत और लोगों का ऑस्ट्रेलिया। तो स्पेसिफाई कर देंगे तो देश के नाम के आगे दा आएगा, वरना नहीं आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? वैसे याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, और अब देखो भाई, अगर आप राज्य की बात करो, शहर की बात करो, कस्बे की बात करो, गांव की बात करो, किसी के आगे भी दा नहीं आएगा, सीधी सी बात।
बस केवल एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश द उत्तर प्रदेश नहीं बोलते हैं, मध्य प्रदेश द मध्य प्रदेश नहीं बोलते हैं, बोलते तमिलनाडु केरल कभी द नहीं लगाते, शहरों में द दिल्ली नहीं बोलते, द आगरा नहीं बोलते, द झांसी नहीं बोलते। शहर का नाम, कस्बे का नाम, गांव का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम किसी के आगे द नहीं आता है। देश में मैंने एक्सेप्शन बता दिया। अब राज्य में केवल एक ही एक्सेप्शन है हमारे यहाँ पे, वो है पंजाब। रीजन ये है कि ये जो नाम है ना, वो नाम स्पेसिफिक है और दुनिया में कहीं वैसा नाम है ही नहीं। अब पंजाब को समझ लो, पंजाब जो है ना वो बेसिकली सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास और झेलम 5 नदियों का संगम है। उस 5 नदियों के संगम के एरिया को पंजाब बोला जाता है। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो ये एरिया जो है 2 भागों में बट गया। विभाजन जब हुआ तो आधा पंजाब भारत में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। पंजाबी लैंग्वेज पाकिस्तान में ना सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू नहीं है। तो ये जो एरिया है ना, उस नाम से भारत में भी एक राज्य पंजाब हो गया और एक राज्य अमेरिका का, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा, पाकिस्तान में भी एक राज्य है पंजाब जो सबसे बड़ा राज्य है। और ये नवाज शरीफ पंजाबी तो है, ठीक है। तो पंजाब जो हमारे राज्य का नाम पड़ा है वो इन 5 नदियों के संगम से पड़ा है। और विश्व में ऐसी 5 नदियां एक ही जगह पे हैं, तो ये नाम यूनिक है। इसी वजह से पंजाब के आगे द पंजाब आता है, बाकी किसी भी राज्य के आगे द नहीं आता है। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, नियम सुनते जाओ और मैं नियमों को याद कराता जाऊंगा आपको, विश्वास करिए आप, आपको मैं याद कराता जाऊंगा। सबसे पहली चीज, जैसे वो एक नियम आपको बताएंगे कि संगठनों के आगे द आता है, तो उसके लिए आप एक याद कर लो, द यूनाइटेड नेशन। ठीक है भाई। द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के लगभग सारे देश हैं। ठीक है, अभी ब्रेग्जिट हुआ था जिसमें इंग्लैंड बाहर हो गया है, तो ये संगठन है। तो संगठन के आगे द इसीलिए आता है, रीजन क्या है देखो, कि इनमें से हम कोई एक तो नहीं छांट रहे ना। जब भी आप किसी ग्रुप को मतलब एक तरीके से कॉल करोगे ना, तो द लगाओगे अगर आप उस ग्रुप को इकट्ठा बताना चाहते हो तो। जैसे अब इंडियन क्रिकेट टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम कितने लोगों से बनी होती है बताओ भाई? 11 लोगों से। तो कभी इंडियन क्रिकेट टीम नहीं बोलते, द इंडियन क्रिकेट टीम। तो टीम हुई, ग्रुप हुआ, क्रू हुआ, इनके आगे द लगता है जब हम इनको इकट्ठा बताने की कोशिश करते हैं। तो संगठन वगैरह हैं उनके, अब ये यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, ये इकट्ठे हैं, ठीक है, तभी तो संगठन है, ठीक है, यूनाइटेड, तो इनके आगे द आएगा। उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टी, अब राजनीतिक पार्टी जो है वो एक पार्टी एक साथ रहती है ना। जैसे बीजेपी है तो जितने बीजेपी के लोग होंगे वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, एक लोग को मानने वाले होंगे, कांग्रेस एक होंगे। तो जब आपने ऊपर वाली चीज पढ़ ली संगठन, तो राजनीतिक पार्टी का जो संगठन होगा वो भी तो उसके आगे भी द आएगा, द बीजेपी, द कांग्रेस। ठीक है, न्यूज़पेपर में कभी नहीं लिखा होगा द बीजेपी, या हो सकता लिखा हो, जरूरी नहीं है, न्यूज़पेपर वाले नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखना है। तो आपको संगठन का और राजनीतिक पार्टियों का पता चल गया। ठीक है, अब द यूनाइटेड नेशन याद कर लो, तो इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, आपको अंदाजा लग जाएगा, मतलब आपको याद वो हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेना इससे। तीसरा बोला, समाचार पत्रों के आगे, समाचार पत्र जो होते हैं उनके आगे द आता है। इसको याद करोगे क्या? हम में से बच्चे को एक न्यूज़पेपर का नाम तो पता ही है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। कुछ लोगों को यह भी पता होगा, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है भाई, कुछ लोगों को यह भी पता होगा द हिंदू नाम का एक अखबार आता है। इन सब के आगे द आता है। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये रूल क्यों याद नहीं करना है, हम इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा देंगे शीट में डाल के। टाइम्स ऑफ इंडिया कभी नहीं होता है, हमेशा लिखा था द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स में द थोड़ा सा छिपा देते हैं, लेकिन द हिंदुस्तान टाइम्स होता है। हिंदू के आगे बड़ा बड़ा लिखा होता है, अभी गूगल पे सर्च करना द हिंदू, तो समाचार पत्रों के आगे द आता है।
वो भी आपको याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया को हम बचपन से द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते होते तो अब पढ़ना, ठीक है। एग्जाम्पल याद करना बेटा, रूल नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। 40 रूल हैं, मतलब है नहीं, काफी सारे मैंने कम कर दिए लेकिन आप ना पढ़ते जाओ आराम से इनको ना। एक बात याद रखना, कभी भी रूल याद मत करना, शीट लगा लेना। शीट लगा लोगे तो एक बार में याद हो जाएगा, रूल याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, आप जैसे मान लो आपको मैं इतना मैंने पढ़ाया, आप मुझे बस एक बात बताओ, जो दिशाएं हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इनके आगे ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा? यही चीज आप सीखो मेरे से सबसे ज्यादा। भाई आपको जीरो आर्टिकल नहीं लगाना, एग्जाम में नहीं आएगा। आप जितने पुराने पेपर उठा के देख लो, आपको ए एन दा में से एक लगाना है। अब आप एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम कभी लगाओगे? कभी भी आप एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण लगाओगे? नहीं ना। जब नहीं लगाओगे तो आप कभी नहीं बोलते उत्तर दिशा, वो ये एक उत्तर दिशा, एक पूर्व दिशा, एक पश्चिम। डेफिनेट है भाई, मैं यहां पे खड़ा हूं तब भी दिशाएं वहीं पर हैं जहां पे होंगी। मैं 20 किलोमीटर दूर जाऊंगा, दिशाएं फिक्स हैं, दिशा कभी भी नहीं बदलती, दिशा डेफिनेट है, डायरेक्शन डेफिनेट है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट फिक्स हैं, स्पेसिफिक हैं, चेंज नहीं होने हैं, तो दा आएगा। दिशाओं के आगे हमेशा दा आएगा। बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके बाद फिर 5वां, अगर आप बात करो कुछ ऐसी चीजों की, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों की जैसे आपका रिलीजन हो गया, ठीक है, तो रिलीजन्स भी क्या होता है ना, फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ज्यूज हो गया, ज्यूज, तो इनके आगे दा आता है, ठीक है। रिलीजन के आगे दा आता है, ठीक है। जो भी धर्म होते हैं उनके आगे दा आता है। ये रूल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीट में डाल दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर इसके आगे बात करो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है भैया, हो गया ये। अब देखो, अगर आप इतिहास की बात करो तो इतिहास में आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी सबसे ज्यादा। एक तो किस किसने शासन किया, जिसको बोलते हैं हम वंश, ठीक है, क्या बोलते हैं, वंश। थोड़ा बड़ा इतिहास में मेन आप पढ़ते हो किस किसने राज्य किया, सबसे पहले राज किया, शासन किया। दूसरा, कौन कौन सी क्रांतियां हुई, ठीक है। आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग से ही वो देखते हैं तो वो कहते हैं, जैसे वो बोलते हैं मौर्य, तो ऐसे होता है द मौर्याज, फिर द गुप्ताज, द मराठाज, द मुगल्स, द चालुक्याज, पांडवाज, ऐसे करके, ठीक है भाई। सदर्न में थे, साउदर्न, चालुक्य, पांडवा, चोलाज, ठीक है। राष्ट्रकूट साउथ का था। तो जितने भी वंश हैं ये, द पेशवाज, ठीक है, मराठास, इन सब के आगे दा आता है, ठीक है भैया, समझ आ गई बात। अगर आप क्रांतियों की बात करो, ठीक है, क्योंकि ये वंश जो है ना वो फिक्स है, हाँ, आपके आगे जाने, मतलब जैसे एक मौर्य वंश तो होगा नहीं कि एक मौर्य वंश, 2 मौर्य वंश हो गए। अब मराठा वंश है तो मराठा वंश पूरा शुरू से लास्ट तक चलेगा। एक मराठा वंश ऐसा नहीं 5 मराठा वंश है, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिक्स है भाई, दा आएगा। क्रांतियां, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, इनके आगे क्यों दा लगाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। भाई जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, जैसे ग्वालियर का किला हो गया, झांसी का किला हो गया,
ठीक है। तो अब जैसे ये मॉन्यूमेंट है, इनके आगे मॉन्यूमेंट का मतलब ये जो क्या बोलते हैं इनको, मॉन्यूमेंट्स, तो अब उनके आगे जैसे दा आता है क्योंकि वो हिस्ट्री है और यूनिक है। जैसे जॉर्ज कैसल है तो हिस्ट्री है और यूनिक है, ये हमारा इतिहास है। तो ऐसे ही जितने भी आंदोलन हुए हैं वो ना हमारा इतिहास है और फेमस, क्योंकि आंदोलन मतलब फेमस ही हुआ होगा। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत, क्विट का मतलब छोड़ो, मूवमेंट का मतलब आंदोलन, इसके आगे आया खत्म। अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है भाई, इसके आगे हमेशा द आएगा। ठीक है भाई। तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उनके आगे हमेशा क्या आता है, द आता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो लगभग हमने वो पढ़ ली हैं चीजें जिनके आगे दा आता है। अब जिनके आगे दा नहीं आता है उनको मैं आपको एक बार बताता हूं, ठीक है? और फिर कैसे उनके आगे दा आएगा ये महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताता हूं, तब नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे त्योहार के नाम के आगे कभी दा नहीं आता है। रीजन क्या है? कभी भी द दिवाली इसीलिए नहीं बोलते, ठीक है? द दिवाली इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि दिवाली हर साल पढ़नी है। सही बात है ना, बार बार पढ़नी है। जैसे नहीं बोलते एक दिवाली हमारी ऐसी गुजरी कि हम बड़े परेशान थे, पैसा नहीं था, ऐसा बोलते हैं ना? अरे यार एक बार तो होली की बात है, एक होली में तो हम मतलब कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है? त्योहार का नाम हो, उसके बाद फिर नाम में, ठीक है? त्योहार का नाम, उसके बाद महीनों का नाम, महीना, उसके बाद दिन का नाम, उसके बाद भाषा का नाम, ठीक है? उसके बाद रंगों का नाम। इनके आगे कभी भी द नहीं आता है। इनके आगे कभी भी द नहीं आता है। किसके? त्योहार, महीना, दिन, भाषा, रंग। तो ये तो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कब आता है, क्योंकि हमें तो ए और एन द लगाना है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है जिसमें इनके आगे द आता हो? अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। नाउन का मतलब होता है नाम, और क्योंकि जितने भी त्योहारों के नाम हैं वो नाउन होंगे। दिवाली नाउन है, होली नाउन है, ठीक है भाई। महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक सब क्या है? नाम है। और हर महीने पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, रिपीटेशन होना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाया, सुनना मेरी बात को। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्या बार बार होने हैं हर साल? नहीं होने ना। क्रांतियां हो गई, मुगल्स चले गए, गुप्तास चले गए, मौर्य चले गए, मराठास जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो भी चले गए, ठीक है? तो वो चीजें हो गई, लेकिन ये चीजें बार बार आती हैं, ठीक है? तो अब क्या है? महीना हो गया, दिन हो गया, त्योहार हो गया, फिर यहां पे भाषा और रंग भी हैं। जैसे रेड कलर है, रंगों के नाम। तो रंगों के नाम जो है ना, वो भी ना, उनके आगे भी द नहीं आता है। भाषा का नाम हो, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके आगे भी द नहीं आता है। लेकिन कब इनके आगे द आता है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सेप्शन केस। तो उस एक्सेप्शन केस की मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं आपको, जिसमें आप आराम से समझ जाओगे। अगर इनको कभी भी नाउन में यूज किया गया, अगर इनको कभी भी नाउन में यूज किया गया तो इनके आगे द कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर इनको एडजेक्टिव में यूज किया गया, अगर इनको एडजेक्टिव में यूज किया गया, ठीक है, तो इनके आगे द आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। रीजन वही चीज पहली क्लास वाली, कि अगर इनको, इनके आगे द लगाया जाएगा तो ये द किसके लिए यूज होगा? इसके लिए ना भाई, इसके लिए यूज होगा ना, इसके लिए तो नहीं।
सबसे सरल और सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, सबसे पहले सबसे नीचे से शुरुआत करो, आपको समझ आ जाएगा। मैंने कहा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आपने बोला रेड। मेरे से किसी ने पूछा मेरा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोलूंगा ब्लू। ठीक है, किसी से पूछा जाए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि सर मेरा फेवरेट कलर रेड है, और मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा ब्लू है। इनके आगे अगर आप दा लगाओगे तो वो गलत माना जाएगा। इनके आगे दा नहीं आएगा, इनके आगे इवन कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक रंग भी, एक लाल भी नहीं होता है, एक नीला भी नहीं। लेकिन अगर इनको आप एडजेक्टिव में यूज करोगे, अभी तो ये क्या है, नाम है, नाउन है, ठीक है, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव में यूज करोगे, जैसे ही इज वियरिंग, वियरिंग का मतलब पहने हैं, रेड शर्ट। ठीक है भाई, अब मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं यहां पे आर्टिकल लगाता हूं तो साउंड मुझे लेना पड़ेगा आर का। अगर मैं ए एन लगाता, ठीक है, अभी तो दा की बात कर, साउंड की बात आती तो मैं आर का लेता, लेकिन आर्टिकल लगाऊंगा तो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए ना, कि एडजेक्टिव के लिए? भाई रेड के लिए हम लगा ही नहीं रहे हैं, हम तो लगा रहे हैं शर्ट के लिए। और लेकिन क्योंकि शर्ट को बता दिया है लाल रंग की शर्ट, एक पर्टिकुलर शर्ट की बात कर दी तो दा आएगा। जैसे मैं बोलूं आई लाइक, ठीक है, द ब्लू साड़ीज, मुझे ब्लू साड़ियां पसंद है, किसी ने बोला, ठीक है, किसी वुमन ने बोला। तो अब ब्लू यहां पे एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन है साड़ी, मतलब नाउन तो साड़ी है। जैसे मैं बोलूं मैं बोलूं, जैसे किसी ने बोला भाई तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम बोलोगे रेड, येलो, व्हाइट। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे पीले रंग के फूल पसंद हैं, आई लाइक द येलो फ्लावर्स, और यहां पे फ्लावर्स, यहां पे मैं द लगा भी इसीलिए रहा हूं, द लगा भी इसीलिए रहा हूं क्योंकि फ्लावर्स को पर्टिकुलर कर दिया गया है। कौन से फ्लावर्स? पीले कलर के। और रंगों के आगे दा नहीं आता है, लेकिन हम दा रंगों के लिए लगा ही नहीं रहे, हम तो फ्लावर्स के लिए लगा रहे हैं। यहां पे भी क्या है, दा क्यों आया है, लाल रंग की शर्ट, यहां पे नीले कलर की साड़ी, और जितने भी रंगों के नाम मैंने यूज किए हैं वो कर दिया एडजेक्टिव में। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो उसके आगे दा आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल में क्या बोला भाई, नाउन के आगे दा नहीं आएगा। मैंने ये थोड़ा बोला एडजेक्टिव के आगे दा नहीं आएगा फिर तो वो दूसरे नाउन के लिए आ जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव होंगे तो इनके आगे जो नाउन लगा हुआ उसके आगे आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं त्योहार, अब मैं अगर किसी पर्टिकुलर दिवाली की बात करूं, कौन सी, एक तो ये कि अब जैसे मैंने बोला, ये समझ आ गया आपको जो मैंने पढ़ाया है। अब त्योहार पे आ जाओ, ठीक है, अब स्टार्ट करते। अब देखो, जैसे मैं आपको बोलूं, चलो पहले एक काम करते हैं, त्योहार का नहीं भाषा का ले लेते, ठीक, उसके बाद इनको बता दूंगा, ठीक है, इनका अलग केस है, थोड़ा सा समझ आपको एक ही बार में। अब भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की बात करो भाई। तो भाषा में क्या होता है, जैसे मैंने बोला हिंदी, तो हिंदी भाषा है, इंग्लिश तो इंग्लिश भाषा है, ठीक है, पंजाबी तो पंजाबी भाषा है, ठीक है। अब जैसे मैं इनको अकेले यूज करूं तो कभी भी मैं द नहीं लगाऊंगा। हिंदी इज माई फेवरेट लैंग्वेज, माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं इन्हीं भाषा के नाम को ऐसे यूज करूं, द हिंदी लैंग्वेज इज माई फेवरेट, तब ये द सही है, क्योंकि रीजन क्या है, इस नाउन के लिए यूज किया है
और नाउन के लिए द यूज किया है, हिंदी आ गया यहाँ पे एडजेक्टिव, तब यहाँ पे द सही है। रीजन ये है, और लैंग्वेज के लिए भी द क्यों आया, इसीलिए क्योंकि कौन सी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, एक तो ऐसा केस हो गया। दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज के केस में आपको एक चीज और क्या याद रखनी है, एक चीज और आपको क्या याद रखनी है कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, द इंग्लिश, द चाइनीज, द रशियन, ये लैंग्वेज की नेम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, चाइनीज हो गई, रशियन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद द फ्रेंच। ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी आपको ऐसा लिखा आ जाए, इनके आगे डायरेक्ट द लगा हो, तो इनका मतलब कभी भी भाषा नहीं होता है, इनका मतलब भाषा नहीं होता है, इनका मतलब होता है वो देश जहां के लोग यह भाषा बोलते हैं। मतलब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, ठीक है भाई। द चाइनीज का मतलब चीनी लोग, रशियन का मतलब रूसी लोग, फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी। समझ आ रही मेरी बात, बोलते, ठीक है। तो अगर इन भाषाओं के आगे आपको द लगा मिल गया, ठीक है, तो आप समझना कि अब वो भाषाएं नहीं हैं, वो देश हैं। तो अब मैं एग्जांपल दे दूं, आपको समझ आ जाएगा। द फ्रेंच लैंग्वेज है, अटैक्ड द इंग्लिश। इसका मतलब यह होगा कि फ्रेंच लोगों ने इंग्लिश लोगों पे अटैक किया, मतलब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों पे अटैक किया, मतलब फ्रांसीसियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक किया, ऐसा आता है। द इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश। अब जैसे मान लो मैं इसमें बोलूं कि इसमें आप गलती ढूंढो, ठीक है, एक तरीके से, तो यहां पे गलती क्या होगी, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश वाले लोग, मतलब अंग्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाषा, कौन सी, इंग्लिश, तो यहां से द हटाना। तो आपको समझ आ गया ना कि द लगा देने से भाषा में वहां के लोगों की बात हो जाती है। अगर आप अकेले इंग्लिश वर्ड लगा रहे हो तो मतलब इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हो, लैंग्वेज की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप वहां पे द लगा रहे हो तो इसका मतलब अंग्रेज लोग। आशा है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गई रंगों की और भाषा की बात, ठीक है। भाषा में मैंने आपको बताया कि द लगा देने से वहां के लोग हो जाते हैं, वो देश का नाम, देश के लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। रंगों में अगर आप रंगों को एज एडजेक्टिव यूज करोगे वो तो यूनिवर्सल रूल है, एडजेक्टिव यूज करोगे तो नाउन देखना कि नाउन कौन सा है। हो गया भाई। अब त्योहार, महीना, दिन, इनमें द कब आता है, सिंपल सा लॉजिक है, याद नहीं करना है। इनमें द तब आएगा जब किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे। जैसे द दिवाली ऑफ लास्ट ईयर। अब ये सही है क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया कब की दिवाली, पिछले साल की, ठीक है। 2008 की जो दिवाली थी ना, तब पर्टिकुलर कर दिया है क्योंकि 2008 में एक ही दिवाली हुई थी। कई बार नहीं बोलते कि 2000 जब हमारी नौकरी लगी थी वो दिवाली जो पड़ी थी, तब द लगाओगे भाई, उसमें याद भी नहीं करना है, ठीक है। द लास्ट जनवरी, इसमें द आएगा, रीजन क्या है, पिछली जनवरी स्पेसिफाई कर दिया। द नेक्स्ट जनवरी और लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। जैसे बोला जाता है कई बार द
फर्स्ट मंडे ऑफ, दिन मैं बता रहा हूं, द फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 का पहला सोमवार। अब दानी लगाओगे तो क्या करोगे? तो जनरल अगर बात करेंगे इनकी, जनरल कि दिसंबर का महीना, ठीक है, सोमवार का दिन, तो आते रहते हैं सोमवार, गुजर गए हैं सोमवार। लेकिन किसी पर्टिकुलर सोमवार की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर मार्च अप्रैल महीने की बात करेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर त्योहार की बात करेंगे कि ये वाला क्रिसमस, ये वाली दिवाली, ये वाली होली, तब द आएगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। भाई ये तो केस में पता नहीं कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं, पर्टिकुलर कराने के, स्पेसिफिक कराने के। बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट केस और समझ लो, आपका आर्टिकल पूरा हो गया, फिर आपको शीट दे दी जाएगी। और शीट का क्या है ना, जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है, उनको मैं 1 या 2 घंटे में अलग से इंडिविजुअल लेक्चर डाल के डिस्कस कर दूंगा। बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और वो शीट लगाने के बाद आपके एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये तो श्योर है। और दूसरी चीज क्या है, उसमें एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पिछली मैंने 3-4 क्लासें ली है ना, जैसे कई सारे बच्चों को शायद लग रहा होगा इतना बार बार रिपीट कराया, ये कराया। बेटा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, महीना, दिन, साल, कुछ नहीं आता ये कुछ भी नहीं आता है। जो मैंने पिछली 4 क्लासेस में पढ़ाया है वही आता है, और उसकी मेन प्रैक्टिस करनी होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना। क्लियर? ओके। अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो। मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव के आगे कभी भी द नहीं आता है। सही बात है ना? एडजेक्टिव के आगे कभी भी द नहीं आता है, क्योंकि द तो नाउन लेता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर एडजेक्टिव के आगे द आ गया, बाय डिफॉल्ट अगर एडजेक्टिव के आगे द आ गया, ठीक है, रिच, पुअर, ब्लैक, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मैं आपको बोल दूं द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द ब्लैक, तब आप सबसे पहले ये बात बोलोगे, ब्लैक का मतलब काले लोग। अमेरिका में चल रहा है ना काले गोरे का, ब्लैक लाइव्स मैटर, ऐसे करके। सुनना मेरी पूरी बात को। तब आप ये कहोगे सर यहां पे एक एक नाउन रखो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन के लिए ही तो आर्टिकल आता है। तो मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, एक दूसरी चीज समझ लो जो अंग्रेजी में डाल दी है, अंग्रेज डाल गए और हमें पढ़ना पड़ रहा है। वो चीज ये है कि अगर एडजेक्टिव के आगे द आ जाएगा तो ये पूरी क्लास को दर्शाएगा। सभी गरीब लोग, सभी अमीर लोग, सभी ईमानदार लोग और सभी काले लोग, मतलब ये पूरी क्लास को दर्शाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं, द ऑनेस्ट सेंटेंस बना के, आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो इसका मतलब है सभी ईमानदार लोगों को हमेशा इनाम मिलता है। द पुअर आर ऑलवेज डिसग्रेस्ड, पुअर लोगों को हमेशा तौहीन मिलती है, गरीब लोगों को हमेशा तौहीन मिलती है। द रिच आर ऑलवेज हैव सम ईगो, हर अमीर, पूरे संसार के सारे अमीरों की बात कर रहा हूं मैं, सारे गरीबों की, सारे ईमानदार की। तो यहां पे सारे अमीर लोगों में कुछ ना कुछ घमंड जरूर होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप करना क्या, आप वो मिस्टेक नहीं करना कि सर यहां पे तो वर्ब है, यहां पे वर्ब है और आपने क्या है सर एडजेक्टिव के आगे द लगा दिया, ये तो गलत है। नहीं, एडजेक्टिव के आगे द लगाने का मतलब सभी ईमानदार लोग, सभी गरीब, सभी अमीर। आशा है आपको समझ आ गया होगा। ये चीज आपकी केवल 20-30% है,
70% आपकी शीट्स में। जिसने इतना पढ़ लिया सीट जरूर लगा लेना, नहीं तो बेफालतू में जाएंगी चीजें। और आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब रीडिंग चल रही है आपकी, बेनिफिट ही होगा आपको, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा शीट्स लगाने में। और तो शीट लगाना मस्ट है, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनमें से एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।